आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर के विद्या मंदिरों के भैया बहनों का ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत। आज हम कक्षा 7 की पुस्तक सामाजिक की है हमारा अतीत भाग 2, जिसका प्रथम अध्याय हजारों वर्षों के दौरान की पड़ताल। आज भाग 3 है वीडियो। आज हमारा अध्ययन बिंदु रहेगा क्षेत्र और साम्राज्य। प्रथम अध्ययन बिंदु है। अब देखिए आपके क्षेत्रीय साम्राज्य कौन कौन से थे। सन 700 से लेकर 1750 तक 1000 वर्षों के बीच कई सारे शासक भारत में हुए, जिनमें से कुछ के बारे में अपन अध्ययन करते हैं। चोल वंश की स्थापना विजयालय ने की। 850 से 870-71 तक इनका शासनकाल रहा। इनकी राजधानी तंजौर थी। तमिल और संस्कृत इनके साम्राज्य की भाषा थी। विजयालय के वंश परंपरा में लगभग 20 राजा हुए और 400 साल तक इनका शासनकाल चला। इसके बाद राजपूत राजवंश और दिल्ली के तोमर, आनंगपाल, चौहान, जिनमें पृथ्वीराज चौहान एक बहुत बड़े सम्राट राजा बने हैं। पृथ्वीराज चौहान का शासनकाल 1175 से 92 तक, और इसके बाद बड़ा कालखंड आता है तुर्की शासकों का, जिसको गुलाम वंश के शासक भी कहा जाता है। तुर्की शासकों को गुलाम वंश के शासक भी कहा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक जो 1206 में सत्ता में आ गए। इसके बाद तुगलक, जिनमें गियासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक कार्यकाल 1751 से 1388 तक। इसके बाद मुगल वंश की स्थापना होती है। बाबर के द्वारा की जाती है मुगल वंश की स्थापना, जिसमें मुगल शासक हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। अब गियासुद्दीन बलबन, जिनका कार्यकाल 1266 से 1287 है, और बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। ये इल्बारी तुर्क थे। दिल्ली सुल्तान के गुलाम वंश के शासक थे। इनको इल्तुतमिश ने खरीदा था। बलबन के फारसी कवि अमीर खुसरो थे। अब आप देखिए, जो मोहम्मद तुगलक को जो शासनकाल है वो 1324 से 1351 के बीच आता है। इसमें एक मानचित्र दिया है, आप देखिए इस पृष्ठ पर। ये मिस्र के शिहाबुद्दीन उमरी द्वारा रचित मसालिक अल अबसर की ममालिक अल अमसर के अनुसार मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत आने वाले प्रांत इसमें दर्शाए गए हैं। कई सारे प्रांतों के नाम दिए गए हैं, नीचे संख्या दी गई है, और ऊपर जो मानचित्र में संख्या अंकित है वहाँ पर है। जैसे प्रथम स्थान पर जो इधर आपको दिख रहा है, गुजरात के थोड़ा ऊपर की ओर पाकिस्तान वर्तमान में, सिविस्तान। दूसरा उच्च, तीसरा मुल्तान, कलानौर, लाहौर, समाना, सुरसती, कुहराम, झांसी, दिल्ली, बदायूं, कन्नौज, कड़ा, अवध, बिहार, लखनऊती, जाजनगर, मालवा, गुजरात, देवगिरी, तेलंगाना, तेलंग, द्वार समुद्र और माबार, ये सारे इसमें मानचित्र में दर्शाए गए हैं। ये सब है। अब आप देखिए, चोल, तुगलक या मुगल जैसे बड़े बड़े राज्यों के अंतर्गत कई सारे क्षेत्र आ जाते थे। दिल्ली के सुल्तान गियासुद्दीन बलबन, जो 1266 से 1287 तक इनका शासनकाल था, इनकी प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्ति, जिसमें उसे एक विशाल साम्राज्य का शासक बताया गया, जो पूर्व में बंगाल गोड़ से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान के गजनी गज्जन तक उनका फैला हुआ था, जिसमें संपूर्ण दक्षिण भारत द्रविड़ भी आ जाता था। गोड़ आंध्र, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात आदि भिन्न भिन्न क्षेत्र लोग, उनकी क्षेत्रों के जो लोग थे, ये जो क्षेत्र दिए गए हैं, जैसे गोड़, आंध्र, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात, इन आदि भिन्न भिन्न क्षेत्रों के जो लोग थे वो उनकी सेना के आगे पलायन कर जाते थे, भाग जाते थे। इतनी बड़ी उनकी सेनाएं होती थी। इतिहासकार विजय अभियान के इन दावों को अतिशयोक्तिपूर्ण मानते हैं। इनके पास कोई इनके सबूत नहीं है, इसलिए इतिहासकार इन्हें अतिशयोक्तिपूर्ण मानते हैं। साथ ही वे यह समझने की कोशिश में भी लगे रहते हैं कि शासक लोग इस उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न भागों पर अपने अधिकार का क्यों करते रहते हैं। अब भाषा तथा क्षेत्र के बारे में
इसमें सन 1318 में कवि अमीर खुसरो ने इस बात पर गौर किया है। बात बताइए, तो अपन थोड़ा सा अमीर खुसरो के बारे में पढ़ लेते हैं। अमीर खुसरो ये बलबन के दरबार में था और इनका जन्म 1253 में होता है और 1325 में इनकी मृत्यु हो जाती है। इनका जन्म यूपी उत्तर प्रदेश भारत में हुआ था। अमीर खुसरो ने 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा है। 7 सुल्तान हुए, उनके शासन में ये रहे हैं, उनका शासनकाल इन्होंने अपनी आंखों में देखा है। और इसकी पहली रचना जो थी फिराक उस शादेन, जो 1290 में लिखी थी, और फारसी ग्रंथ था तोक तो शीघ्र यानी बचपन का तोहफा, और निजाम औलिया थे वो इनके गुरु थे। तो इन्होंने एक बात पर गौर किया था कि इस देश में हर क्षेत्र की एक अलग भाषा है। अपन देखते हैं प्रत्येक स्थान की अलग अलग भाषा है, उसी प्रकार इस देश में हर प्रत्येक क्षेत्र की अलग अलग अपनी अपनी भाषा है। जैसे सिंधी, लाहौरी, काश्मीरी, द्वार समुद्री दक्षिण कर्नाटक में, तेलंगानी आंध्र प्रदेश में, गुजरी गुजरात में, महाबारी तमिलनाडु में, गौड़ी बंगाल में, अवधी पूर्वी उत्तर प्रदेश में, और हिंदवी दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में थे। ये कई भाषाओं के उदाहरण दिए गए। तो अमीर खुसरो ने आगे ये बताया कि इन सभी भाषाओं के विपरीत एक भाषा संस्कृत भी है, जो किसी विशेष क्षेत्र की भाषा नहीं है। कोई विशेष इस प्रकार का क्षेत्र नहीं है कि जहाँ पर ये संस्कृत भाषा बोली जाती है, लेकिन यह एक प्राचीन भाषा है जिसे केवल ब्राह्मण ही जानते हैं। आम जनता इस भाषा के बारे में नहीं जानती है, ये अमीर खुसरो बताते हैं। सन 700 तक कई क्षेत्रों के अपने अपने भौगोलिक आयाम तय हो चुके थे और उनकी अपनी भाषा तथा सांस्कृतिक विशेषताएं स्पष्ट हो गई थी। ये क्षेत्र विशेष शासक राजवंशों से भी जुड़े हुए थे। इन राज्यों के बीच काफी टकराटें चलती रहती थी। कभी कभी चोल, खिलजी, तुगलक और मुगल जैसे राजवंश अनेक क्षेत्रों में फैला एक विशाल साम्राज्य भी खड़ा कर लेते थे। ये सभी साम्राज्य सामान्य रूप से स्थिर या सफल नहीं हो पाते थे। खलजी और मुगल वंश की शासन कितनी कितनी अवधि तक चले। 18वीं सदी में मुगल वंश के पतन के ढलान पर था। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होने के बाद जो दिल्ली के तख्त पर अलग अलग शासक आए इतने शक्तिशाली नहीं थे। जो औरंगजेब थे उनकी मृत्यु होने के बाद दिल्ली का जो शासनकाल था, जो दिल्ली की गद्दी थी, उस पर जो भी शासक आए वो इतने शक्तिशाली नहीं थे जितने कि पहले के उनके शासक होते थे। इसके पीछे कारण ये था कि जो प्रादेशिक क्षेत्रीय शक्तियाँ थी उन्होंने केंद्रीय सत्ता को राजस्व देना बंद कर दिया। यदि राजस्व नहीं आएगा तो वो क्या कर पाएंगे। और 18वीं सदी में मुगल वंश का पतन ढलान की ओर था, तब फलस्वरूप जो क्षेत्रीय राज्य थे वो फिर से अपने अस्तित्व में आने लगे, उभरने लगे। लेकिन वर्षों से जो सर्व क्षेत्रीय साम्राज्यों का शासन चला रहे थे उसमें क्षेत्रों की प्रकृति बदल गई थी। उन पर कई छोटे बड़े राज्यों का शासन चलता रहा था और उन राज्यों की बहुत सी बातें इस उपमहाद्वीप के अधिकतर भागों पर फैले उन क्षेत्रों की विरासत में मिली थी। इस तथ्य का पता हमें उन कई परंपराओं से लगता है जो उन क्षेत्रों से उभरी हुई थी। इन परंपराओं में कुछ एक दूसरे से भिन्न और कुछ एक समान हैं। ऐसी परंपराएं हमें प्रशासन, अर्थव्यवस्था के प्रबंधन, उच्च संस्कृति तथा भाषा के संदर्भ में मिलती हैं। सन 700 से लेकर 1750 के बीच के हजारों वर्षों में इन विभिन्न क्षेत्रों की प्रकृति एक दूसरे से कटकर अलग अलग नहीं पनपी थी। हालांकि उनके चरित्र की अपनी विशिष्टताएं बनी रही थी, मगर समन्वय के सर्व क्षेत्रीय ताकतों का प्रभाव भी उन पर पड़ा था। अब अगर अपन पढ़ेंगे पुराने और नए धर्म। इतिहासकार की जिन हजारों वर्षों की पड़ताल हम कर रहे हैं, इनके दौरान धार्मिक परंपराओं में कई बड़े परिवर्तन आए। जैसे दैविक तत्वों में लोगों की आस्था कभी कभी बिल्कुल ही व्यक्तित्व के स्तर पर होती थी, मगर आमतौर पर इस आस्था का स्वरूप सामूहिक होता था। किसी दैविक तत्व में सामूहिक आस्था यानी धर्म प्रायः स्थानीय समुदायों के सामाजिक और आर्थिक संगठन से संबंधित होती थी। जैसे जैसे इन समुदायों का सामाजिक संसार बदलता गया, वैसे ही इनकी आस्थाओं में भी परिवर्तन आता गया। आज हम जिसे हिंदू धर्म कहते हैं, उसमें भी इस युग में महत्वपूर्ण बदलाव आए।
इन परिवर्तनों में से कुछ थे नए देवी देवताओं की पूजा, राजाओं द्वारा मंदिरों का निर्माण और समाज में पुरोहितों के रूप में ब्राह्मणों का बढ़ता महत्व तथा बढ़ती सत्ता आदि। संस्कृत ग्रंथों के ज्ञान के कारण समाज में ब्राह्मणों का बड़ा आदर होता था। इनके संरक्षक थे नए नए शासक जो स्वयं प्रतिष्ठा की चाह में थे। इन संरक्षकों का समर्थन होने के कारण समाज में ब्राह्मणों का दबदबा और भी बढ़ता गया। संरक्षक यानी कोई प्रभावशाली धनी व्यक्ति जो किसी कलाकार, शिल्पकार, विद्वान या अभिज्ञात जैसे किसी अन्य व्यक्ति को मदद या सहारा दे। इस युग में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन भक्ति अवधारणा के रूप में आया। उसमें ईश्वर की कल्पना एक ऐसे प्रेमल इष्ट देवी देवताओं के रूप में की गई थी जिस तक पुजारियों के विशद कर्मकांड के बिना ही भक्ति तक स्वयं पहुंच सके। यही वह युग था जिसमें इस उपमहाद्वीप में नए नए धर्मों का भी आगमन हुआ। कुरान शरीफ का संदेश भारत में पहल 7वीं सदी में व्यापारियों और आप्रवासियों के जरिए पहुंचा। मुसलमान कुरान शरीफ को अपना धर्म ग्रंथ मानते, केवल एक ईश्वर अल्लाह की सत्ता को स्वीकार करते, जिसको प्रेम, करुणा और उदारता अपने में आस्था रखने वाले हर व्यक्ति को गले लगाता है, चाहे उस व्यक्ति की सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी रही हो। कई शासक इस्लाम और इसके विद्वान धर्मशास्त्रियों और न्यायशास्त्रियों अर्थात उलेमा को संरक्षण देते थे। हिंदू धर्म की भांति इस्लाम के अनुयायी भी अपने धर्म की अलग अलग तरह से व्याख्या करते थे। मुसलमानों में कुछ शिया थे जो पैगंबर साहब को दामाद अली के मुसलमानों के विधि सम्मत नेता मानते थे, और कुछ सुन्नी थे जो खलीफाओं के प्रभुत्व को स्वीकार करते थे। इस्लाम के आरंभिक दौर में इस धर्म का नेतृत्व करने वाले खलीफा कहलाते थे और आगे भी इनकी परंपरा चलती रही। इस्लामी न्याय सिद्धांत, विशेषकर भारत में हनफी और शफी ऐसे सिद्धांत हैं कि विभिन्न परंपराओं में भी कई महत्वपूर्ण अंतर रहे। ऐसे ही धर्म सिद्धांतों तथा रहस्यवादी विचारों को लेकर विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। अब समय और इतिहास के कालखंडों पर विचार। इतिहासकार समय को केवल घड़ी या कैलेंडर की तरह ही नहीं देखते, केवल घंटों, दिन या वर्षों के बीतने के रूप में नहीं देखते। उनका नजरिया यह है कि समय सामाजिक और आर्थिक संगठन में आने वाले परिवर्तनों को झलकाता है। यह दिखलाता है कि विचारों और विश्वासों में कितना स्थायित्व रहा है और कितना परिवर्तन आया है। यदि अतीत को सम्मान विशेषता रखने वाले कुछ बड़े बड़े हिस्सों, युगों को या कालों में बांट दिया जाए तो समय का अध्ययन कुछ आसान हो जाता है। 19वीं सदी के मध्य में अंग्रेज इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को 3 युगों में बांटा था, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। यह विभाजन इस विचार पर आधारित था कि शासकों का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन होता है और अर्थव्यवस्था, समाज और संस्कृति में और कोई भी महत्वपूर्ण बदलाव नहीं आता। इस दृष्टिकोण में इस उपमहाद्वीप की अपार विविधता की भी उपेक्षा हो जाती थी। इस काल विभाजन को आज बहुत कम इतिहासकार ही स्वीकार करते हैं। अधिकतर इतिहासकार आर्थिक तथा सामाजिक कारकों के आधार पर ही अतीत की विभिन्न कालखंडों की विशेषता तय करते हैं। पिछले साल आपने जो इतिहास पढ़े थे उसमें प्राचीन समाज में कई प्रकार का समावेश था, जैसे शिकारी संग्राहक, प्रारंभिक दौर के कृषि कर्मी, शहरों और गांवों के निवासी और प्रारंभिक दौर के राज्य और साम्राज्य। इस साल अपन जो इतिहास पढ़ेंगे उसमें प्रायः मध्यकालीन इतिहास कहा जाता है। इसमें हमको कृषक समाजों के विस्तार, क्षेत्रीय और साम्राज्यिक राज्यों के उदय, कभी कभी तो ग्रामवासियों और वनवासियों की कीमत पर प्रधान धर्मों के रूप में हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म के विकास और यूरोप से व्यापारी कंपनियों के आगमन के बारे में और विस्तार से जानकारी अपन प्राप्त करेंगे। भारत के इतिहास की 1000 साल अनेक बदलावों के साक्षी रहे। आखिर 16वीं और 18वीं शताब्दियों, 8वीं या 11वीं शताब्दियों में से काफ़ी भिन्न थी। इसलिए इस सारे काल को एक ऐतिहासिक इकाई के रूप में देखना समस्याओं से खाली नहीं है। फिर मध्यकाल की तुलना प्रायः आधुनिक काल से की जाती है। आधुनिकता के साथ भौतिक उन्नति और बौद्धिक प्रगति का भाव जुड़ा हुआ है। इससे आशय यह निकलता है कि मध्यकाल रूढ़िवादी था और इस दौरान कोई परिवर्तन हुआ ही नहीं, लेकिन हम जानते हैं कि ऐसा नहीं था। इन 1000 वर्षों के दौरान इस उपमहाद्वीप के समाजों में प्रायः परिवर्तन आते रहे
और कई क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था तो इतनी समृद्ध होती गई थी कि उसने यूरोप की व्यापारिक कंपनियों को भी आकर्षित करना आरंभ कर दिया। इस पुस्तक को पढ़ते समय अब कुछ इस पाठ के प्रश्न उत्तर हैं। ये प्रश्न उत्तर आप कर लेना कॉपी में गृह कार्य में। पहला प्रश्न है, अतीत में विदेशी किसे माना जाता था? कुछ नीचे उल्लेखित बातें उनको सही या गलत बताना है कि सन 700 के बाद काल के संबंध में अभिलेख नहीं मिलते। ख, इस काल के दौरान मराठों ने अपने राजनीतिक महत्व की स्थापना की। ग, कृषि केंद्रित बस्तियों के विस्तार के साथ कभी कभी वनवासी अपनी जमीन से उखाड़ बाहर कर दिए जाते हैं। सुल्तान गियासुद्दीन बलबन असम, मणिपुर तथा कश्मीर का शासक था। फिर रिक्त स्थानों को भरना है। चौथा प्रश्न है, इस काल में कुछ ऐसे प्रौद्योगिकी परिवर्तनों की तालिका दें। पांचवा प्रश्न है, इस काल के दौरान हुए कुछ मुख्य धार्मिक परिवर्तनों की जानकारी दें। पिछले कई शताब्दियों में हिंदुस्तान शब्द का अर्थ कैसे बदला है? जातियों के मामले में कैसे नियंत्रित किए जाते हैं? सर्व क्षेत्रीय साम्राज्य से आप क्या समझते हैं? ये प्रश्न आप कॉपी में उतार देना।